वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, साथ ही बोर्ड के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना पेरेंट से प्रोजेनी में। ठीक है, तो ये है जैसे एक पेरेंट और ये है इसका प्रोजेनी, मतलब इसका बच्चा। तो यहां से जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ है, मतलब पेरेंट से जो कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ है प्रोजेनी में, उसी को क्या बोला जाता है? इनहेरिटेंस। ये हमने पढ़ चुका है। अब यहां पे क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस, मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस होता है। कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो बेस है किसका? इनहेरिटेंस का। तो उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? डीएनए। क्योंकि डीएनए का ही ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, और इसी डीएनए के ट्रांसफर की वजह से कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, जिसको क्या बोला जाता है? इनहेरिटेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनहेरिटेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डीएनए। अब मेनली हमें इस चैप्टर में डीएनए के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा आरएनए के बारे में पढ़ना है, और आरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है यह भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी जो वर्ड मैं बोल रहा हूं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका क्या मतलब है? या मैं बोल रहा हूं राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका क्या मतलब है? इसको हम आगे देखेंगे, समझेंगे इसको। यह चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, नीट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। In the previous chapter, you have learned the inheritance patterns and the genetic basis of such patterns. तो इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, मतलब किस तरीके से कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, और इस इनहेरिटेंस का जेनेटिक बेसिस क्या होता है यह भी हमने पढ़ लिया था। तो इनहेरिटेंस का जेनेटिक बेसिस क्या होता है? डीएनए। ठीक है, और डीएनए के अंदर क्या मिलते हैं? जीन्स, और यही जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर डीएनए ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से प्रोजेनी में, मतलब जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट से प्रोजेनी में, क्योंकि डीएनए के अंदर ही क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। तो अगर डीएनए या जीन्स का ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, तो इससे क्या होगा? इनहेरिटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये क्या है? जीन्स। ठीक है, और जीन्स को मेंडल के टाइम पे क्या बोला जाता था? फैक्टर्स। ठीक है, दोनों सेम चीज है, पर जीन्स को मेंडल के टाइम पे क्या बोला जाता था? फैक्टर्स। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वॉज नॉट क्लियर। अब देखिए मेंडल के टाइम पे जो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स मतलब जो जीन्स थे, उनका नेचर नहीं पता था। नेचर नहीं पता था का मतलब कि फैक्टर्स किस चीज के बने हैं ये नहीं पता था। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ द प्यूटेटिव जेनेटिक मटीरियल वॉज इन्वेस्टिगेटेड, culminating in the realization that DNA, deoxyribonucleic acid, is the genetic material at least for the majority of organisms. तो देखिए हमने क्या पढ़ा था? मेंडल के टाइम पे जो फैक्टर्स थे, जो जीन्स थे, उसके बारे में नहीं पता था कि जीन्स या जो फैक्टर हैं किस चीज के बने हुए हैं, ये हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में कहां पाए जाते हैं, तो ये सब नहीं पता था। पर 100 साल बाद जो प्यूटेटिव जेनेटिक मटीरियल है, प्यूटेटिव मतलब फेमस, तो जो फेमस जेनेटिक मटेरियल है उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और फिर फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा गया। क्यूलमिनेटिंग का मतलब होता है
रीचेस टू द फाइनल रिजल्ट। तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा गया और यह बोला गया कि जो डीएनए है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वो एक जेनेटिक मटेरियल है। किन में? मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। मतलब ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए। मेनली जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। हमें भी क्या है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें आरएनए एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल है एचआईवी वायरस, ठीक है, जिससे एड्स होता है। इन क्लास 11th you have learned that nucleic acids are polymers of nucleotides। तो क्लास 11th में हमने पढ़ लिया था, इनका मानना है कि हमने क्लास 11th में पढ़ लिया था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहां पे एक वर्ड आया है पॉलीमर्स। देखो यहां पे क्या होता है, एक होता है पॉलीमर्स और एक होते हैं मोनोमर्स। ठीक है, तो मोनोमर्स क्या होती हैं? स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं जो एक साथ मिलके एक लंबी चेन बना देती है, जिसे बोलते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, और हर एक इस यूनिट को क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। ठीक है, तो कई सारे मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स। तो इस केस में पॉलीमर क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। और मोनोमर क्या है इस केस में? न्यूक्लियोटाइड्स। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके, ठीक है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है आरएनए जिसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा क्या होता है? डीएनए जिसे क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड हुए ना। ठीक है, इसका मतलब दोनों के दोनों किससे मिलके बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक। अच्छा, यहां पे एक बार ना न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को बनाता हूं मैं। ये है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब तीन पार्ट्स होते हैं। तो देखो, ये जो है इसे बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये एक पार्ट है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक, फिर ये है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेंटोज शुगर। ठीक है, और ये हो गया तीसरा पार्ट जिसे बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो इसमें मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। अब यहां पे एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं स्ट्रक्चर में कि डीएनए में क्या डिफरेंस होता है और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा, इसको पेंटोज शुगर क्यों बोलते हैं? पेंट का मतलब होता है पांच। ठीक है, तो अगर आप इस पेंटोज शुगर को देखेंगे तो यहां पे आपको 5 कार्बन मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसलिए इसको बोला जाता है पेंटोज शुगर। अब एक बार देख लेते हैं कि आरएनए और डीएनए में क्या फर्क होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की हेल्प से देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आरएनए। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए में जो पेंटोज शुगर होता है उसका नाम क्या होता है? राइबोज शुगर। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। तो ये है स्ट्रक्चर राइबोज शुगर का।
ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर का, जो कि डीएनए में होता है। फिर उन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करेंगे तो हमें यहां पे एक नई चीज समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो ये है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इस डीऑक्सीराइबो का क्या मतलब है? यहां पे क्या है? आरएनए में क्या है? राइबो, और डीएनए में क्या है? डीऑक्सीराइबो। ठीक है, तो इसी को समझना है हमने। तो यहां पे जो शुगर होगी वो कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो कहां पे है? यहां पर। इसमें क्या है? H, और यहां पे क्या है? OH। मतलब यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डीऑक्सी। मतलब यहां पे ऑक्सीजन हट गई है, इसलिए इसको बोला जाता है डीऑक्सी। ठीक है ना? इसलिए डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीएनए में जो शुगर होती है उसका नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। पर आरएनए केस में क्या है? इसमें होती है राइबोज शुगर, तो यहां पे तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन नहीं है डीएनए में, इसलिए इसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज। मतलब डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का हट जाना। तो ये डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। Deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA are the two types of nucleic acids found in living system। तो लिविंग सिस्टम में मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। पहला है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखिए, ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? देखो, अभी आप यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए। जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो ट्रांसफर होता है पेरेंट से उसके प्रोजेनी में। तो हम में क्या होता है? ह्यूमंस में पेरेंट से प्रोजेनी में क्या ट्रांसफर होता है? डीएनए। इसलिए हम में जो डीएनए है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और भी कई स्टैंडर्ड्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल के, मतलब और भी कई प्रॉपर्टीज होती हैं जेनेटिक मटेरियल की, वो हम आगे देखेंगे। आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। अब देखिए, कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जैसे कि एचआईवी वायरस। ठीक है, एचआईवी वायरस में क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक, मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। तो जो आरएनए होता है वो मेनली क्या काम करता है? मैसेंजर का, मतलब मैसेजेस को ट्रांसफर करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसा आरएनए जो मैसेजेस को ट्रांसफर करता है तो उसे बोलते हैं एमआरएनए। इसको हमने आगे पढ़ना है। ठीक है, आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल। अब आरएनए के और भी फंक्शंस होते हैं। इट फंक्शन एज एडेप्टर। अब जो आरएनए होता है वो एडेप्टर की तरह भी काम करता है। अब ये क्या होता है? इसको भी हमने आगे पढ़ना है, क्योंकि यार यहां पे ये चीजें समझ में नहीं आएगी। वहां पे स्ट्रक्चर की मदद से अच्छे से बता रखा है आगे, तो वहां पे हमें ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। और कुछ केसेस में आरएनए कैसा काम करता है? कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई रिएक्शन हो रही है बॉडी में, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, उन्हें बोलते हैं कैटलिस्ट। तो आरएनए भी कभी कभी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड।
तो क्लास 11th में यार पढ़ा तो नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा था, ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ता क्लास 11th में इतना। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड द वे दीज मोनोमर्स यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। और ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलके न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके, ठीक है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, इट्स रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, देखो एक ये डीएनए, तो इस डीएनए से नया डीएनए बन रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन कैसे होता है ये हमें पढ़ना है, मतलब डीएनए से डीएनए कैसे बनता है ये हमें पढ़ना है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, जिसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और यह भी हमें पढ़ना है कि डीएनए से कैसे आरएनए बनता है, मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो देखो ऐसे होती है प्रोसेस, ठीक है, ये है डीएनए। अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन, ठीक है। अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहां पे तीन चीजें होती हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इस पूरे को बोला जाता है सेंट्रल डॉग्मा। इसको हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें रेप्लिकेशन पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड हैज सेट इन अ न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स। तो देखिए पिछले 10 सालों में जो ह्यूमन जीनोम है, मतलब जो डीएनए है, उसके हर एक न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई मतलब डिटरमाइन कर लिया गया, और यह भी पता लगा लिया गया कि पहले कौन सा न्यूक्लियोटाइड आता है, उसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड आता है, फिर कौन सा न्यूक्लियोटाइड आता है। देखिए यहां पे क्या है, डीएनए, ठीक है। जो डीएनए है वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, जैसे एक ही न्यूक्लियोटाइड है, फिर एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे करते करते एक लंबी चेन है किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की। तो पिछले 10 सालों में क्या हुआ, डीएनए में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन सबको डिटरमाइन किया गया, उन सबकी स्टडी करी गई, और यह पता लगाया गया कि इन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस क्या है, कि पहले कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, ठीक है। इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड। तो इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करी गई, मतलब किस तरीके से जो ह्यूमन जीनोम है उसके न्यूक्लियोटाइड्स को आइडेंटिफाई किया गया, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए, मतलब इसके क्या रिजल्ट्स आए। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, दैट इज द डीएनए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने डिस्कशन की किससे, डीएनए से, क्योंकि डीएनए क्या है, एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है किसी भी लिविंग सिस्टम का, ठीक है, क्योंकि डीएनए पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इन सब्सिक्वेंट सेक्शन वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज द मोस्ट एब्यूडेंट जेनेटिक मटीरियल। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों जो डीएनए है वो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है।
आरएनए ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम क्यों नहीं करता है, एंड व्हाट इट्स रिलेशनशिप इज विथ आरएनए। और यह भी हमें पढ़ना है कि डीएनए का आरएनए के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो देखो एक चीज क्लियर कर लीजिए, ये मैंने पहले ही बताया होगा। देखो सबसे पहले होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए और डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक, बाय बाय।